मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने। दोस्तों, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द रेलेवेंट कॉस्टिंग इन द लास्ट लेक्चर नंबर 1. Today is lecture number 2. I am going to start with some new beautiful concepts in regard to relevant cost. ये पूरा चैप्टर ही इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊँ आपको। चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 का क्रक्स प्लस माई कंसेप्ट विल हेल्प यू इन बिल्डिंग दैट रेलेवेंट कॉस्टिंग। बेटा, रेलेवेंट कॉस्टिंग आप ये समझ लीजिए कि जैसे दूध है, दूध को उबालते हैं, मक्खन, मक्खन से घी है बेटे। रेलेवेंट कॉस्टिंग इज द लास्ट कम रिजल्ट। तो आपको बड़े सारी बातों का ध्यान होना चाहिए, देन ओनली यू कैन से दैट दिस इज रेलेवेंट कॉस्ट एंड दिस इज नॉट रेलेवेंट कॉस्ट। तो उसके लिए आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 मैं तो ये कहूंगा कि आपकी फाउंडेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप रजिस्टर ओपन करें और ऊपर लिखें ग्रेट गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 2 F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। मैं आपके सामने इस समय लिख चुका हूं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ग्रेट गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 2 F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, चैप्टर 8 रेलेवेंट कॉस्टिंग हम आजकल कर रहे हैं। बस बेटे लास्ट ये डिसीजन क्राइटेरियस का लास्ट चैप्टर है। उसके बाद हम बड़े सारे आई विल बी डूइंग विद अदर कंसेप्ट्स, बट द पॉइंट इज आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका ध्यान बिल्कुल चेयर में और टेबल में बैठ के होना चाहिए। आप टेबल चेयर में बैठ के पढ़ेंगे, अच्छी तरह से नोट्स को नोट करेंगे। बेटे हैंड जितना लिखोगे ना आज और जितने एग्जाम्पल्स लिखोगे, स्पेसिफिकली मैं जो भी एग्जाम्पल्स दूंगा आपको लिखने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। मैं 10 बार बोल दूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 10 बार बोल दूं संक कॉस्ट, 10 बार बोल दूं इररिलेवेंट कॉस्ट, 10 टाइम्स आई विल से यू रेलेवेंट कॉस्ट, नहीं समझ आएगा जब तक आप उसको एग्जाम्पल से रिलेट नहीं करोगे। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आज अपने विचार एक बार फिर रखना चाहता हूं। अ फ्यू बैड चैप्टर्स डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट गेट सक्सेस। पुराने जो हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी वही होगा, ऐसा होता नहीं है। हम जब छोटे थे तो छोड़ देते थे, अब जब जैसे ही बड़े हो गए हैं उनको उस चीजों को पकड़ लेते हैं। अ फ्यू बैड चैप्टर्स डज नॉट मीन दैट योर स्टोरी इज ओवर। With these beautiful thoughts, I want to start with my today's logic, my kahani, my story. I have written that for understanding the concept of relevant cost and for understanding the concept of relevant revenue, relevant cost, relevant का मतलब क्या है? जो आपके डिसीजन मेकिंग में आपको यूज करनी है। कई बार कुछ मटेरियल्स बिल्कुल खराब होते हैं, उसको हम यूज नहीं करते, एंड समटाइम्स दैट मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट इज नॉट नाउ अवेलेबल इन द मार्केट दैट हैज वेरी इंपॉर्टेंट यूज। तो ये सिचुएशन से सिचुएशन डिपेंड करेगा, सिनेरियो पे डिपेंडेंसी होगी, और बड़े सारे बातों को ध्यान में रखकर ही आप उसका रेलेवेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि रेलेवेंट का मतलब कुछ अलग है, ये बड़ा संसार है जो आपको समझना है। तो मैंने एक छोटा सा लेक्चर इसमें पेस्ट किया है, दूसरे किसी कोर्स में इतना बढ़िया, या आई थिंक F2 में मैंने बताया हुआ है। F2 का एक छोटा सा लेक्चर मैंने इसके साथ पेस्ट किया है F5 के साथ, क्योंकि आपको वो बेसिक लॉजिक्स जब तक नहीं पता होंगे बेटे समझ आ ही नहीं सकता। तो लिखिए जी, फर्स्ट पार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ रेलेवेंट कॉस्टिंग, for understanding the concept of relevant costing, for understanding the concept of relevant costing, lecture 2, lecture 3, lecture 4 are very 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 important. इसका मतलब आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर और उसका अगला लेक्चर, ये तीनों के तीनों लेक्चर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ध्यान से मेरी बात को सुना तो पास हो जाएंगे बेटे। फर्स्ट अटेम्प्ट में बार बार पाउंड्स देने नहीं पड़ेंगे। एंड आई हैव पेस्टेड अ वेरी ब्यूटीफुल F2 लेक्चर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि वहां पे मैंने बेसिक लॉजिक्स बताए हैं। कॉस्ट बिहेवियर क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कॉस्ट सेंटर क्या होता है। बेटे अगर आपको जब तक ये माइंड में क्लियर नहीं होगा आप रेलेवेंट कॉस्ट नहीं निकाल सकते। देखिए मैंने क्या लिखा है, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड जीरो लेवल, दैट्स व्हाई आई हैव डिवोटेड लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। मैंने कहा जी मैं ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड जीरो से शुरू करूंगा, बेस से शुरू करूंगा, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। नोट नंबर 1, बस एक इंपॉर्टेंट बात बोली है, आपको मेरा वीडियो ध्यान से समझना है, देखना है, उसकी हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर करनी है। अच्छा जी, प्लीज लिसन टू द एग्जाम्पल्स, प्रिपेयर हैंड रिटन नोट्स,
तो ये सारी बातें अगर आप करते हैं लाइफ में तो बेटे सक्सेस अचीव होती है। नहीं तो दुनिया ऐसा आप आ रहे हैं जा रहे हैं F5 कितनी बार आप पेपर दे रहे हैं, आपके दोस्त पास नहीं हो रहे। आपने अच्छे अच्छे काम किए, जो मेरे लेक्चर्स डायरेक्टली आपको मिल गए, जिस एनर्जी से, जिस तरह से, जिस एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो मैंने एक छोटा सा F2 का लेक्चर पेश किया है, छोटा सा, जहाँ पे ये कंसेप्ट बेसिक के बताने हैं। आप बेटे ध्यान से नोट करना, ध्यान से करना। 20 कॉस्ट कंसेप्ट्स, वो 20 कॉस्ट कंसेप्ट्स की डिस्कशन को करेंगे। और आज के इस लेक्चर में मैं ये 5 जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये 5 बातें आपको बता ही दूंगा बेटे, आज बता दूंगा, आज आप मुझे रोक नहीं सकते। First, I will be telling you what I mean by cost object. Then I will be telling you what I mean by cost tracing. Then I will be telling you what I mean by cost allocation. Then I will be telling you what is the behavior of cost. And last is cost driver. अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे एक बात समझ आती है, cost, 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 cost. पांचों ही cost हैं. And I am going to tell you with the cost concepts. No doubt we have covered in CMA USA part 1 cost accounting में पूरा डिस्कस किया था that cost can be classified on the element wise, material, labor, overheads, expenses, then indirect material, indirect labor, indirect expense, overheads, factory overheads, office overheads, selling overheads, distribution overheads. Then we can classify cost on the basis of function wise, factory cost, factory overheads, factory cost, marketing cost, office admin cost. We can also classify cost on the basis of variability. अलग अलग तरीके हैं बेटे। हमने आज CMA USA पार्ट 2 में, my objective is that you should take decisions, and for those decisions you should have some concepts, and for those concepts you should be aware of these 5 concepts. तो पहला concept है cost object, cost tracing, cost allocation, cost behavior, कॉस्ट ड्राइवर। ये 5 बातें आज करेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बेटे एक लेक्चर ज़्यादा लग जाए क्या हो गया, आपको समझ आना चाहिए यार, है ना। एक लेक्चर ज़्यादा लग जाए तो क्या हो गया बेटे, मैं आपको चाहता हूँ कि नॉलेज ज़्यादा दूँ। तो चलिए जी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी कहानी किस्मत की। कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अर्जुन से गुरु द्रोणाचार्य और भगवान कृष्ण कभी भी पूछते थे कि तेरा ऑब्जेक्टिव क्या अर्जुन, तो अर्जुन कहता था गुरु द्रोणाचार्य को कि गुरुदेव मेरा ऑब्जेक्टिव है कि वो जो पक्षी लटका हुआ है ना उस पेड़ पे, मैं उसकी आंख पे अपना तीर मारना चाहता हूं। इट मीन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्जुना इज डिफरेंट। इट मीन्स द उद्देश्य, आपका क्या उद्देश्य है। आप CMA USA क्लियर करना चाहते हैं, अच्छा CMA USA के लिए यू हैव टू क्लियर पार्ट 1, पार्ट 2, यू हैव टू पे रजिस्ट्रेशन फीस, यू हैव टू पे द एग्जामिनेशन फीस फॉर बोथ, यू हैव टू पे द कोचिंग फीस। इट मीन्स आप अगर कैलकुलेट करें कि कॉस्ट कितनी आएगी CMA USA को कवर करने के लिए, सो आई विल से CMA USA इज योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इट मीन्स उद्देश्य क्या है, वेदर यू वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट। डोमिनोज पिज्जा ने एक नया पिज्जा निकाला, पैन पिज्जा, तो दे वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर दैट पैन पिज्जा। सो वेदर यू वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर अ प्रोसेस, वेदर यू वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर अ डिपार्टमेंट, आप एक जॉब की, एक कॉन्ट्रैक्ट की, एक प्रोसेस की, एक फैक्ट्री की, जिसकी भी कॉस्ट निकालने का आपका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप जब भी डिसीजंस लेंगे तो क्लियर होना चाहिए कि आपका कॉस्ट, व्हाट इज योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो बेटा रजिस्टर आपके सामने है, ए पॉइंट आप लिख रहे हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनी आइटम और एनी एक्टिविटी फॉर विच कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनी आइटम, कुछ भी, किसी भी चीज के लिए, एक कमरे के लिए, एक रूम के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए, एक प्रोसेस के लिए, एक जॉब के लिए, एक बैच के लिए, एक सर्विस के लिए, एनीथिंग। HDFC बैंक वाले अपनी सर्विसेज की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस पीपल, दे आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट फॉर देयर पॉलिसीज। Nerolac paints, they are calculating the cost for the process. Fashion designer is calculating the cost for a particular sitting. Batch बीकानेर वाला is calculating the cost for a particular गुलाब जामुन batch. It means आप
कॉस्ट जिसके लिए निकालते हैं उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं. इज एनी आइटम और एक्टिविटी फॉर विच कॉस्ट कैन बी मेजर्ड. एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट. आई थिंक आपको समझ आ चुका है. जिस ऑब्जेक्ट के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिस भावना के लिए यू वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट. तो एग्जाम्पल लिख लीजिए. एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट आर अ प्रोडक्ट, अ बैच. गुलाब जामुन का बैच बनता है, 100 200 300 गुलाब जामुन इकट्ठे बनते हैं. कभी खाएं गुलाब जामुन? काले रंग के भी होते हैं, भूरे रंग के भी होते हैं, ब्राउन कलर के भी होते हैं. बेटे गुलाब जामुन पेस्ट्रीज बैच में बनती हैं. कस्टमर ऑर्डर, अ कॉन्ट्रैक्ट. लार्सन एंड टॉब्रो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले रही है फ्लाईओवर बनाने का. सो दिस कैन ऑल्सो बी अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट. वी वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दैट फ्लाईओवर. अ प्रोसेस, अ डिपार्टमेंट, अ डिवीजन. किसी के लिए भी यार, किसी के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम जनरली बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट. अब आपको ये बताया क्यों जा रहा है? Because you are a management accountant and you have to take the decisions, and before taking the decisions you should be aware of कि आप किस object के लिए cost निकाल रहे हैं. Because step number 1 is you have to prepare the statement showing alternative proposals. Step number 2 is you have to prepare the income statement for the alternative proposals. So you should be aware of the object, then only you can prepare income statement. तो लिखिए जी, as a management accountant it is important to identify cost object. पता तो होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्यों है. वाई आई एम टेलिंग यू दिस कॉस्ट ऑब्जेक्ट, वाई हॉक इज टेलिंग यू, वाई क्लेम इज नॉट टेलिंग, वाई वाइले इज नॉट टेलिंग, वाई हॉक इज ओनली टेलिंग, एंड वाई भूपेश आनंद इज टेलिंग दैट वाई यू वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑब्जेक्ट. बिकॉज एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, लिखना है बेटे, ये देखो कुछ बच्चे ढीले पड़ गए. एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कॉस्ट ऑब्जेक्ट, because it will affect whether it is a direct cost or a indirect cost. बेटे ये निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए जो कुछ भी हम डायरेक्टली खर्चा करते हैं, जैसे एक प्रोडक्ट बनाना है, जैसे हम कहते हैं ये सेल प्रिपेयर करना है, इस सेल के लिए ये जो मटेरियल लग रहा है, इस सेल में जो अंदर मैग्नेट लगा, इस सेल में जो भी लेबर लगी, डायरेक्टली जो कुछ भी लगा, बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट दिस फॉर दिस सेल. तो बेटे जो दैट object will tell me that which type of cost is direct for this cell and which type of cost is indirect for this cell. For example, मेरा ऑब्जेक्ट है एक फैक्ट्री को बनाना है. अब उस फैक्ट्री में फैक्ट्री मैनेजर है, तो बेटे जो फैक्ट्री मैनेजर है उसकी जो सैलरी है वो डायरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव इज माई कॉस्ट ऑब्जेक्टिव टू कंस्ट्रक्ट अ फैक्ट्री. सपोज करते हैं मुझे फैक्ट्री मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है, मुझे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है जो उस फैक्ट्री में बन रही है. तो बेटे इन दैट केस फैक्ट्री मैनेजर की कॉस्ट फॉर दैट प्रोडक्ट विल बिकम इनडायरेक्ट कॉस्ट, बिकॉज दैट फैक्ट्री मैनेजर इज नॉट स्पेसिफिकली वर्किंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. इट मीन्स जैसे जैसे मैं निगाहें बदलूंगा मेरी कॉस्ट बदल जाएगी, नज़ारे बदल जाएंगे. माई ऑब्जेक्ट विल चेंज, माई कॉस्ट नेचर विल चेंज. डायरेक्ट की इनडायरेक्ट हो जाएगी, इनडायरेक्ट की डायरेक्ट हो जाएगी. डायरेक्ट क्या होती है भाई, आप ये बताइए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी? जो आप देख सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं. भाई एक पिज़्ज़ा है, आप पिज़्ज़ा खाते हैं, आप बताइए पिज़्ज़ा बेस, आप देख सकते हैं कि इस पिज़्ज़ा में ये लगा, उसमें मशरूम्स, उसमें कैप्सिकम, उसमें सॉसेस, उसमें बटर, उसमें चीज़, जो भी कुछ लगा, आप अपनी आंखों से विजुलाइज कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं. तो जो कॉस्ट आप देख सकते हैं उसको ट्रेसेबल बोलते हैं या डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं. बट देर आर सम कॉस्ट जो उस पिज़्ज़ा में लगी है, यू कैन नॉट ट्रेस. बेटे वो बड़े से ओवन में गया, इलेक्ट्रिसिटी ऑन हुई, वो ओवन में गया, इलेक्ट्रिसिटी ऑन हुई, तो मैं कहूँगा दैट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज नॉट ओनली फॉर दैट पिज़्ज़ा, क्योंकि उसमें और भी पिज़्ज़ाज थे. तो दैट इज नॉट ट्रेस्ड, उसको हम डायरेक्टली पिज़्ज़ा से ट्रेस नहीं कर सकते. सो इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट, इफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज पिज़्ज़ा, then I will say the capsicum, the pizza base, the vegetables, the cheese, the butter, that is a direct cost for that object, and the electricity cost which is incurred, no doubt, but it cannot be traced, it is named as indirect cost. तो indirect cost भी हम डालते हैं, direct cost भी डालते हैं. डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट कॉस्ट को हम उठाते हैं और कॉस्ट ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं.
बट इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम उठाते हैं, डायरेक्टली नहीं डालते, उसको डिवाइड करते हैं, एलोकेट करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, एक पर्टिकुलर बेसिस में। एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसके कान पे थप्पड़ मारा मैंने कहा मैंने 3 बातें बता भी दी, 5 बातें बता दी बेटे। बाकी बच्चे हैरान हो गए, 5 बता दी बेटे। फर्स्ट मैंने बताया कॉस्ट ऑब्जेक्ट, फिर मैंने बताया डायरेक्ट कॉस्ट, फिर मैंने बताया इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिर मैंने बताया ट्रेसेबल कॉस्ट, फिर मैंने बताया एलोकेशन कॉस्ट। इट मीन्स कॉस्ट ट्रेसेबल, कॉस्ट ट्रेसिंग, कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट ट्रेसिंग इज जनरली यूज्ड फॉर डायरेक्ट कॉस्ट because I can directly trace that cost in that object. It is cost tracing. मैं डायरेक्टली ट्रेस कर सकता हूं कि ये खर्चा मैंने इसके लिए किया है, बट एक ऐसा खर्चा जो डायरेक्टली इसके लिए नहीं किया, कॉमन में किया है। फैक्ट्री का रेंट कॉमन में पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी कॉमन में पे किया है, ऑफिस का रेंट कॉमन में पे किया है, तो मैं डायरेक्टली उसको ऐड नहीं कर सकता। इसको ट्रेसिंग नहीं बोलेंगे, इसको एलोकेशन बोलेंगे। So as a management accountant, whenever you want to take decisions, you should be aware of that which type of cost is direct cost for that proposal and which type of cost is indirect cost for that proposal, because indirect costs are allocated and direct costs are directly added, directly assigned. ठीक है जी, तो आइए आगे लिखते हैं, थोड़ा सा और लिखते हैं। मैंने एक झोपड़ी बनाई, मैंने कहा लेट इट बी फैक्ट्री। मैंने कहा let we are, my objective is I want to set up a factory, so the factory manager's salary will be direct cost. But if my objective is I want to calculate the cost of a product which is being produced in this factory, then that this factory manager cost will not be a direct cost, rather it will be an indirect cost. लिखा बेटे, लिख लो बेटे, झोपड़ी बना लो, लॉजिकली क्लियर होगा बेटे, फिर बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा यार, डायग्राम्स बनाओ। फैक्ट्री मैनेजर सैलरीज आर डायरेक्ट कॉस्ट। अभी विकिपीडिया से दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, सारी बातें खुलासा करूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। इन केस कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर्ड इन दैट फैक्ट्री। तो ऊपर झोपड़ी बनाई, मैंने कहा वो फैक्ट्री है, उसमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना अगर आपका ऑब्जेक्ट है, देन फैक्ट्री मैनेजर सैलरी इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। नजर बदली, नजारे बदले, ऑब्जेक्ट बदला, कॉस्ट का नेचर बदला। इसलिए फॉर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ही शुड नो विच टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर डायरेक्ट फॉर अ पर्टिकुलर प्रपोजल, फॉर अ पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव, फॉर अ पर्टिकुलर ऑप्शन, एंड विच आर इनडायरेक्ट, सो दैट ही कैन इजिली डिसाइड। आइए जी, मैं नेक्स्ट कंसेप्ट में आ गया जो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, कॉस्ट ट्रेस करना। बेटे ट्रेसिंग पेपर होता था एक जमाने में, कॉस्ट की ट्रेस करना। बेटे व्हेन आई से कॉस्ट ट्रेसिंग, इट मींस इट इज फॉर डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट। इट इज स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्टली जब होती है तो ट्रेस करके असाइन कर देते हैं। तो लिख लीजिए, इट इज असाइनिंग डायरेक्ट कॉस्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट। कॉस्ट ट्रेसिंग, इट इज असाइनिंग डायरेक्ट कॉस्ट or traceable cost to a cost object. Direct material, direct labor, direct expense, setup cost, all are traceable costs. Direct material, direct labor, direct expense, setup cost, all are traceable costs. ये direct cost है, आराम से बेटे, कुछ मुश्किल है नहीं। मैं आ गया जी थर्ड कंसेप्ट में, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। कुछ कॉस्ट डायरेक्ट होती है जिनको हम ट्रेस करके डायरेक्टली ऐड ऑन कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। कुछ कॉस्ट कॉमन होती हैं जो डायरेक्टली ऐड ऑन नहीं हो सकती, जैसे ग्राउंड रेंट, फैक्ट्री रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, सुपरवाइजर सैलरी। तो उनको हम एलोकेट करते हैं, एक पर्टिकुलर बेसिस में डिवाइड करते हैं। तो लिखा है जी मैंने कॉस्ट एलोकेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट कॉस्ट। इट मीन्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट, और इट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग कॉमन कॉस्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट एज पर लॉजिकल बेसिस। फैक्ट्री रेंट मुझे असाइन करना है, तो मैं चेक करूंगा प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी में कितनी स्पेस लग रही है इस फैक्ट्री की, तो उसी रेशो में डिवाइड करूंगा। तो उस रेशो का नाम है लॉजिकल बेसिस। ठीक है जी। तो व्हाइल डिसाइडिंग
वाइल टेकिंग डिसीजंस आपको पता होना चाहिए कि हम कॉस्ट को कैसे एलोकेट कर रहे हैं और किस बेसिस में कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप उसी पर्टिकुलर बेसिस पे करेंगे देन योर डिसीजंस विल बी वायबल डिसीजंस। मैंने 3 बातें बता भी दी, मैं आ गया जी 4th पॉइंट में, बिहेवियर। बट हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं, मैं तो जॉइंट फैमिली में रहता हूं। दादाजी, बड़े पापा, छोटे पापा, पापा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, सब है, ब्रदर सिस्टर, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, और सभी का ना नेचर अलग अलग है, सभी का बिहेवियर अलग अलग है। कोई जल्दी नाराज हो जाता है, कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई चुप रहता है। इट मीन्स ऑल आर हैविंग अ डिफरेंट बिहेवियर। जैसे आप खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में, पाव भाजी का अलग बिहेवियर है, छोले भटूरे का अलग बिहेवियर है, उसमें अलग प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स होते हैं। रस मलाई का अलग बिहेवियर है, कुल्फी का अलग बिहेवियर है, नूडल्स का अलग बिहेवियर है, पिज़्ज़ा का अलग बिहेवियर है। सिमिलरली कॉस्ट ऑल्सो हैज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर। आप कभी जू में गए, एनिमल जू में अलग अलग जानवरों को अलग अलग रखा जाता है क्योंकि सबका नेचर अलग है, सबका बिहेवियर अलग है। सांप का बिहेवियर अलग है, बंदर का बिहेवियर अलग है, शेर का बिहेवियर अलग है, हिरन का बिहेवियर अलग है। सिमिलरली कॉस्ट हैज अ डिफरेंट बिहेवियर। In the CVP analysis, in break-even analysis, I have just told you that cost has 2 types of behavior. One is variable cost and second is fixed cost. Because वहाँ पे assume करना था, वहाँ पे डिमांड यही थी, एक क्लोज मॉडल था। जैसे क्रिकेट की टीम है, उसमें 22 स्क्वायर यार्ड की पिच है, टेबल टेनिस का एक टेबल का साइज है, क्लोज मॉडल था। बट बेटे आज आप लॉन्ग रन डिसीजंस ले रहे हो। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू शुड बी अवेयर ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट्स। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके साथ एक बात कह रहा हूं कि जो मैंने पहले बताया था उसमें एक बात कम बताई थी। बेटे बिहेवियर ऑफ कॉस्ट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। वन इज वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, 45 डिग्री का एंगल होता है। आपको क्या हुआ है, लेक्चर 2 में कराया था मैंने, ये तो लेक्चर 14 है। फिर एक फिक्स होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट पैरेलल रहती है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम आती है, टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, ये बात भी पता ही है। बेटा एक थर्ड होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसके बड़े सारे नाम है, सेमी फिक्स कॉस्ट, स्टेप वाइज कॉस्ट। 3 नाम मैंने बताए जो हॉक ने, ग्लेम ने, वायले ने यूज किए हैं। तो बेटे 4th पॉइंट लिख लीजिए, कॉस्ट बिहेवियर। कॉस्ट बिहेवियर में मैंने 3 बिहेवियर्स के नाम लिखे। फर्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, लिखना है जी, पानी पी लीजिए, नींद आ रही तो उठना नहीं है, बस 5 मिनट की क्लास रही है। कॉस्ट बिहेवियर, आई कैन define my behavior of the cost as per 3 bases. On the basis of variability, I can say this is variable cost, this is semi variable cost, this is fixed cost. Semi variable के बड़े सारे नाम हैं। सेमी फिक्स कॉस्ट मतलब कुछ फिक्स होती है फिर वेरिएबल होती है, मिक्सचर होती है, मिक्स कॉस्ट, स्टेप वाइज कॉस्ट उसको बोलते हैं। बेटे प्योर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो वो तो प्योर कॉस्ट हो गई, बट आजकल मॉकटेल्स आ रही हैं, कुछ जूसेस मिक्स करके, कुछ सोडा मिक्स करके, कुछ पुदीना, मोजितो पीते हो तो दैट इज नॉट अ वेरिएबल और फिक्स, दैट इज नॉट अ प्योर, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ पुदीना, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ सम लिम्का, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ लेमन, सो दैट इज नेम्ड एज मिक्स्ड कॉस्ट. Similarly, as a management accountant, I should be aware of before taking any decisions that whether the nature of that cost is variable, whether the nature of the cost is fixed, or whether that is semi-variable. अब semi-variable को explain करना है क्योंकि variable और fixed को मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो आप पहले लिख लें बेटे. Cost behavior में semi-variable cost का दूसरा नाम लिख लें semi-fixed cost, का तीसरा नाम लिख लें सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप वेरिएबल कॉस्ट का चौथा नाम लिख लें मिक्स कॉस्ट. कुछ भी 4 लिखनी है जी, 4 लिखनी है. सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स्ड, स्टेप वेरिएबल, मिक्स्ड. मैं अब आपके सामने एक बात ये कहने वाला हूँ कि आपको मालूम है कि कॉस्ट का जो बिहेवियर है, कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो एक लेवल तक फिक्स रहती हैं, फिर उस लेवल के बाद बढ़ जाती हैं और फिर वेरिएबल नेचर की आ जाती है. जैसे आपने पोस्ट पेड कनेक्शन अगर टेलीफोन का लिया हो तो उसमें एक तो रेंट तो देना ही पड़ता है. अच्छा, रेंट के बाद आपको कुछ कॉल्स फ्री मिलेंगी, उसके बाद अगर आप कॉल करते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंगली जो रेट है वो देना पड़ेगा. तो मैंने कहा
टेलीफोन पोस्ट पेड कनेक्शन इज योर स्टेप वाइज, इज योर मिक्स्ड, इज योर सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो एक लेवल तक फिक्स्ड है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का रेंट तो देना ही पड़ता है, मीटर का आप यूज करें या ना करें, कितने किलोवाट्स आपने सैंक्शन कराया है आपको देना पड़ेगा। जैसे लॉकडाउन हुआ बेटे, हमारे यहाँ 13 किलोवाट का सैंक्शन था, तो रेंट तो देना पड़ा, चाहे बंद भी रखा तब भी हमने। और इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो उसकी अलग कॉस्ट है। इट मीन्स दैट कॉस्ट विच इज फिक्स फॉर अ लेवल। जैसे ऑटो रिक्शा का भी कभी देखा आपने, हमारे दिल्ली में, इंडिया में ऑटो रिक्शास चलते हैं, और ऑटो रिक्शास में 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। सपोजली मुझे कनॉट प्लेस जाना है और मेरे दोस्त को भी जाना है और मेरी गर्लफ्रेंड को भी जाना है, हम 3 लोग आराम से ऑटो में बैठे। ऑटो वालों ने कहा कि मैं 100 रुपीज़ लूँगा आपसे। हमने कहा ठीक है चलो। जैसे ही हम जा रहे थे, एक और गर्लफ्रेंड दिखी मेरे दोस्त की, मेरी तो थी साथ में, अब उसने कहा उसने भी जाना है। अब आप ये बताइए, 3 लोग ही बैठ सकते हैं ऑटो में, 4th पर्सन अगर ऐड ऑन हो जाए तो क्या ऑटो वाला प्रोपोर्शनेटली अपनी कॉस्ट को बढ़ाएगा? मतलब 3 के लिए 100 तो 4 के लिए 133 रुपये? नहीं बेटे, हमें दूसरा ऑटो करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से ज़्यादा बैठ ही नहीं सकते, और दूसरा ऑटो 100 रुपये लेगा। इसका मतलब आप ध्यान से देखिए, जैसे ही एक कैपेसिटी के बाद 4th पर्सन ऐड ऑन हुआ, आपकी जो कॉस्ट है एकदम बढ़ गई। नाउ दैट विल रिमेन सेम फॉर अ पर्टिकुलर लेवल। अब उसके बाद अगर गर्लफ्रेंड की और एक फ्रेंड मिल जाए तब भी उतने ही पैसे लगेंगे, और यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड की भी फ्रेंड मिल जाए तब भी उतने लगेंगे, क्योंकि 3 की कैपेसिटी है, 3 यहाँ बैठ गए, 3 वहाँ बैठ गए। इट मीन्स द कॉस्ट विच इज कॉन्स्टेंट फॉर 3 पैसेंजर्स, दैट इज फिक्स्ड। But after 3, for 4th, we have to increase. But that will remain fixed for 4th, 5th and 6th. मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? तो मैंने यहाँ पर बड़ी प्यार से एक ग्राफ प्रिपेयर किया है, आपको बनाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो बनाना चाहिए बेटे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 ways। ये बेटे देखो फिक्स पार्ट है, ये वेरिएबल है, और स्टेप वाइज, जैसे 3 लोग बैठे ऑटो में, फिर 4 के लिए नेक्स्ट कॉस्ट होगी, तो 1, 2, 3 पैसेंजर्स के लिए, 4, 5, 6 के लिए, 7, 8, 9 के लिए, 10, 11, 12 के लिए। इट मीन्स फॉर एवरी लेवल यू नो दैट कॉस्ट विल रिमेन सेम एंड देन इट विल इंक्रीज। तो मैंने आपके लिए 2 ग्राफ बनाए हैं, आप जरूर बना रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं बेटे, बनाने चाहिए, ज़्यादा समझ आएगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन दीज 2 ways। पोस्ट पेड कनेक्शन का एग्जांपल लिख लीजिए, एक ऑटो रिक्शा का एग्जांपल दिया मैंने, पोस्ट पेड का दिया। लिखने से ना लॉजिकली बातें क्लियर होती है यार। चलिए जी, लास्ट कंसेप्ट की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। लास्ट कंसेप्ट, हाँ जी लास्ट, उसका नाम है जी कॉस्ट ड्राइवर। जैसे एक बस का ड्राइवर होता है, ड्राइवर आगे बैठता है और सारे बस के पैसेंजर्स पीछे बैठते हैं। ड्राइवर उसको जहां जहां ले जाता है बस को, सारे पैसेंजर्स वहीं वहीं जाते हैं। ड्राइवर का मतलब है कि आप किस एक्टिविटी के लिए कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो। अगर उस बस में 100 पैसेंजर्स बैठते हैं तो मैं कहूँगा यूनिट ऑफ आउटपुट इज फॉर 100 पैसेंजर्स। सपोजिंगली आपको लगा कि 150 यूनिट बनाने चाहिए तो कॉस्ट विल बी फॉर 150 यूनिट्स। आपको लगा 180 यूनिट बनाने चाहिए, कॉस्ट विल बी फॉर 180 यूनिट्स। इट मीन्स आई विल से द नंबर ऑफ यूनिट्स, द लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर विच यू आर प्रोड्यूसिंग, दैट इज नेम्ड एज अ कॉस्ट ड्राइवर। तो पहले लिख लो, इट इज अ फीचर ऑफ एन एक्टिविटी दैट अफेक्ट कॉस्ट। आराम से बेटे, लास्ट कंसेप्ट है, 1 मिनट की बात है, बस विकीपीडिया दिखाना है, चैप्टर ही क्लोज हो रहा है। It is a feature of an activity that affect cost. Feature of an activity that affect cost. For example, volume over a given time span is a cost driver for variable cost. क्योंकि 10 यूनिट के लिए कॉस्ट अलग लगेगी, 20 के लिए अलग लगेगी, 50 के लिए अलग लगेगी। तो मैं कहता हूं वेरिएबल कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज अ कॉस्ट ड्राइवर, क्योंकि उसके बेसिस पे कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है। जिसके बेसिस पे कॉस्ट कैलकुलेट होगी उसको कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं। एनी चेंज इन द वॉल्यूम विल अफेक्ट द लेवल ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है जी, तो मैं आ गया सर कहाँ बेटे, बड़ी प्यारी सी बातें दिखाने वाला हूँ विकीपीडिया से।
आइए हम सबसे पहले इसको देख लें, कॉस्ट। हमने आज कॉस्ट की बात की बेटे, 20 कंसेप्ट डिस्कस करने हैं, अभी तो 5 ही डिस्कस किए, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास ये सारे टूल्स होंगे ना, जैसे दुर्गा माता के पास अलग अलग तरह के शस्त्र हैं, तो दुर्गा माता सोचती है कि किसको कौन सा शस्त्र लगाना है। सिमिलरली फॉर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इफ ही इज अवेयर ऑफ दीज 32 कंसेप्ट्स, देन ही कैन टेक अ गुड डिसीजन। तो मैं वही बात यहाँ पे कर रहा हूँ। मैंने कहा जी उसके लिए विकीपीडिया की हेल्प ले रहे हैं, और आपके सामने मैं कॉस्ट की बातें कर रहा हूँ और मैं प्राइस बता रहा हूँ। कॉस्ट का मतलब है आप किस तरह से उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। विकीपीडिया से मैंने एक बात और देखी, कॉस्ट का ऑब्जेक्ट सीखा बेटे। मैंने आपको बताया आज कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैंने कहा जी दैट प्रोडक्ट, दैट जॉब, दैट कंसेप्ट फॉर विच यू वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट, फॉर जॉब, फॉर कॉन्ट्रैक्ट, फॉर बैच, फॉर अ सर्विस, फॉर अ प्रोडक्ट, फॉर अ फैक्ट्री, उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आप थोड़ा सा विकीपीडिया से ऐड ऑन करें, बड़ा अच्छा लगेगा बेटे आपको। मैंने उसके बाद बताया आपको, क्या बताया, कॉस्ट ट्रेसिंग के बारे में बताया, और फिर मैंने बताया आपको क्या बेटे, क्या बताया मैंने, कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। Cost driver are the structural determinants of the cost of an activity, reflecting any linkage or interrelationship of that. Therefore, this activity based costing एक उन्होंने यूज की है, उसको देखेंगे। Indirect cost आपको पता ही है, and this is named as a cost driver. आपको वेरिएबल कॉस्ट के बारे में भी मालूम ही बेटे, भूपेश आनंद इसी का नाम है। हॉक ने भी कुछ बातें नहीं बताई, मैंने हॉक ग्लैम वायले मिक्स करके पूरा बताने की कोशिश की बेटे। 20 कंसेप्ट आप समझ लेना बस, फिर इकोनॉमिक्स के 5 कंसेप्ट समझ लेना, डिसीजन एनालिसिस ही खत्म हो जाएगा, ऐसा मान के चलिए। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।